मधुकर को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। देवप्रकाश को बीते दिन दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। भगदड़ हादसे में एक्शन लेते हुए पुलिस ने केस दर्ज किया। अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं देवप्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी पर साकार विषहरी के वकील एपी सिंह ने दावा किया था कि मधुकर ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। उन्होंने हाथरस पुलिस की गिरफ्तारी के दावे का खंडन करते हुए इसे सरेंडर बताया। कहा कि वो खराब स्वास्थ्य के चलते दिल्ली के अस्पताल में भर्ती था। कि मैं कल ही घोषणा कर चुका था दोपहर में ही कि उसकी जैसे मेडिकल पोजीशन स्टेबल होगी हार्ट की और जैसे ईसीजी सही हुई, हमने बुला के उन्हें बता के रखा था। वो तो अगले दिन करने को थे, लेकिन हमने उनको उसमें पेश किया है और उनको पेश कर दिया है। ये सबको पता है, आप लोगों को पता। क्या मैंने कोई सरेंडर एप्लीकेशन लगाई? मैं तो हाथरस गया था। कोई एंटीसिपेटरी लगाई एप्लीकेशन? कोई 482 एप्लीकेशन लगाई? कोई ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अरेस्टिंग स्टे लगाई? नहीं लगाई। क्यों लगाऊं? अब बात इनाम की थोड़ी सी रह जाती, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं उन्हें इनाम मिले, क्योंकि इनाम मिलने वाले भी हमारे हैं, देने वाले भी हमारी सरकार है। यूपी पुलिस, एसआईटी, एसटीएफ भी हमारा है। हाथरस कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के सामने देवप्रकाश मधुकर को पुलिस ने पेश किया, जहां पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में देवप्रकाश मधुकर को जेल भेज दिया गया है। कुल मिलाकर यह है कि देवप्रकाश मधुकर अब 14 दिन तक जेल में रहेंगे न्यायिक हिरासत के अंदर। और आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सीजीएम है उनके यहाँ पर पेश किया गया था और कुल मिलाकर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश सीजीएम द्वारा दिए गए। और अब देखना होगा पुलिस की अगला स्टेप क्या रहने वाला है। क्या पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग यहां पर कोर्ट में करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि देवप्रकाश मधुकर ही वो शख्स है जिसने सत्संग की परमिशन ली थी। इसके अलावा ये भी सामने आया था कि तमाम राजनीतिक पार्टियों से इसने चंदा भी मांगा था और उनके कांटेक्ट में भी देवप्रकाश मधुकर रहता था। इसके अलावा देवप्रकाश मधुकर की प्रॉपर्टीज कहां हैं, इस बात को भी पुलिस तलाशेगी। मोबाइल फोन से जो सीडीआर है उसकी भी पुलिस तलाश कर रही है कि मोबाइल फोन के अंदर किन किन से उसने कांटेक्ट किया था। तो ऐसे में देवप्रकाश मधुकर की जो कस्टडी रिमांड है उसको लेकर पुलिस जरूर अप्लाई करेगी, ताकि पुलिस कस्टडी रिमांड मिल सके और उसके बाद पुलिस उन तमाम सवालों के जवाब भी देवप्रकाश मधुकर से ले सके। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, हाथरस। हाथरस कांड में पुलिस की जांच जारी है। इस बीच पुलिस जौहर अली ट्रस्ट के तर्ज पर मैनपुरी के ट्रस्ट की भी जांच कर सकती है। इसको लेकर इन सब मामले के एक्सपर्ट गुलाम वारिस से बातचीत की न्यूज स्टेट संवाददाता आलोक पांडे ने। हाथरस के भगदड़ में लोगों की जानें चली गई और अब बाबा साकार को लेकर के ये हो रहा है कि इनके ट्रस्ट की आखिर क्या डीड रही, उसके अंदर सदस्य कौन थे और कहां से इतनी संपत्तियां आ गई। क्या उनके डीड में इस तरीके के नियम कानून रहे कि जिससे वो इस तरह के धार्मिक आयोजन के साथ साथ संपत्ति भी खरीद सकते हैं। उनके ट्रस्ट की जो जानकारी है वो यही है कि राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट है और सरकार की तरफ से या अभी दूसरे माध्यमों से इतनी जानकारी निकल के आ नहीं पा रही है। इसलिए ये जानना कि आखिर ये ट्रस्ट चलता कैसे है, इनका ट्रस्ट कैसे चल रहा होगा। गुलाम वारिस हमारे साथ हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटीज के एक्सपर्ट हैं, यहाँ पे एडवोकेट हैं, यहीं पे आप प्रैक्टिस भी करते हैं। जरा अगर हम इस चीज को समझना चाहें, हमारे दर्शक जानना चाहें, तो राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट, इसको लेकर के हम क्या समझे? मैनपुरी का हाथरस कांड सब कुछ आप जान रहे हैं। देखिए ऐसा है ना, जो चैरिटेबल ट्रस्ट होता है वो स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, उसके अंतर्गत सब रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड होता है। जहाँ पे उसकी तहसील होगी वहीं वो रजिस्टर्ड होगा। अब इसमें होता यह है कि एक ट्रस्ट डीड रजिस्टर्ड कराई जाती है। उस ट्रस्ट डीड में कौन कौन ट्रस्टी हैं ये तो आपको ट्रस्ट डीड की कॉपी निकालने के बाद ही पता चलेगा कि वो रजिस्टर्ड भी है कि अनरजिस्टर्ड रूप से चल रहा है, अनाधिकृत रूप से चल रहा है। इसके लिए सबसे पहले आपको हाथरस के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अप्रोच करना पड़ेगा। वो अपने तहसील में बताएगा ढूंढ के कि हाँ ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, इस ट्रस्ट में ये ट्रस्टीज हैं, उस ट्रस्ट के ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये ट्रस्ट डीड है उसकी। अकॉर्डिंग टू दैट ट्रस्ट डीड वो अपना संचालन करेंगे। क्या उनके ट्रस्ट डीड में
ये व्यवस्था दी गई है कि वो इस तरह का धार्मिक आयोजन करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी देखने का जांच का विषय है। और अगर करेंगे तो उसके लिए कौन उत्तरदायी होगा इस ट्रस्ट में। उस ट्रस्ट में उनकी पावर डिफाइंड होगी कि अगर 10 ट्रस्टी हैं, 4 ट्रस्टी हैं, 5 ट्रस्टी हैं, जितने भी ट्रस्टीज होते हैं उनकी पावर डिफाइंड होती है। भी इतना बड़ा आयोजन होता है तो प्रशासन उसकी परमिशन देता है, परमिशन के साथ साथ प्रशासन उसमें कुछ नियम कानून लगा देता है कि इतने बड़े आयोजन के लिए जो व्यवस्था की जा रही है वो उस व्यवस्था के साथ साथ वहां पे मेडिकल की व्यवस्था, वहां पे एम्बुलेंस की व्यवस्था, वहां पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी की व्यवस्था। ट्रस्ट डीड के मुताबिक कोई उनको रिप्रेजेंट जिसने परमिशन ली होगी, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रस्ट होगा, जो ट्रस्ट डीड में सुपीरियर अथॉरिटी होगा, जिसके पास सारी अथॉरिटी है फैसले लेने की, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो सारी व्यवस्था को देखे कि सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चले, कोई हादसा ना हो। ये सब जांच का विषय है कि प्रॉपर्टी कैसे ली गई, प्रॉपर्टी खरीदी गई है ट्रस्ट के नाम पे या ट्रस्ट के नाम पे लीज ली गई है या कुछ भी ली गई है, तो वही जो उसका संबंधित जुरिसडिक्शन जिस रजिस्ट्रार का होगा उसके अंतर्गत आपको पता चल जाएगा कि वहां पे ट्रस्ट के पास कितनी संपत्ति है। रेवेन्यू रिकॉर्ड से भी पता चल सकता है इस ट्रस्ट के पास कितनी संपत्ति है और ये कैसे अर्जित की गई है। टेबल ट्रस्ट की सिर्फ इतनी भूमिका होगी कि इस आयोजन को करने के लिए उन्होंने परमिशन ली होगी। जिस प्रॉपर्टी पे ये आयोजन किया गया वो उस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया होगा ऑन रेंट, ऑन एनी हाउ, उसको एक्वायर करने के बाद वहां पे टेंट वगैरह दिया होगा। बस इतनी ही सी ट्रस्ट की जिम्मेदारी होती है। परमिशन लेने के बाद जो कंडीशन परमिशन में दी गई उस ट्रस्ट को इस आयोजन के लेके वो फुलफिल हुई कि नहीं हुई। बाद में इसके वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। आपातकाल का एक काला अध्याय। मुजफ्फरनगर के खालापा